सब्सक्राइब करें ग्रेस इलस्ट्रेटिव व्यूज़ को और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। अच्छा, तो हम बेसिक बैक्टीरियोलॉजी की बात करते हैं पहले ठीक है ना। तो इसमें मैंने आपको बताया कि बैक्टीरिया में से आने हैं 4 सवाल, ठीक है। उसमें से एक सवाल स्पेसिफाई करके दिया हुआ है यूएचएस ने कि माइकोबैक्टीरिया से आएगा। माइकोबैक्टीरिया एक चैप्टर है क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी में 5 पेजेस का, ठीक है। उसको तो रट लेना ना ए टू जी आपने, ठीक है, क्योंकि उसमें से 5 नंबर का एक सवाल आना है, ठीक है। उसको छोड़ के फिर बाकी बचते हैं 3 एससीक्यूज़, ठीक है। एससीक्यूज़ में 3 एससीक्यूज़ में से 2 तो क्लिनिकल में से आ ही जाते हैं और एक बेसिक बैक्टीरियोलॉजी में से ज़रूर आता है। अगर एक वो ना भी है ना, उसका पार्ट ज़रूर आ जाता है, थोड़ा 3 नंबरों का या 2 नंबरों का, ठीक है ना। तो इसमें इन टच रहना आपने। और एमसीक्यूज़ भी आ जाते हैं, 4 एमसीक्यूज़ आते हैं बेसिक बैक्टीरियोलॉजी में से, ठीक है। और क्लिनिकल के अलग 19 हैं शायद, ठीक है। फ़िलहाल 4 एमसीक्यूज़ और एक या फिर आधा एससीक्यू बनता है आपकी बेसिक बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। तो इसको ना वैसे बच्चे शुरू में इतनी डिटेल से नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें ना क्लिनिकल के कुछ बैक्टीरियाज़ हैं, उनके बहुत ज़्यादा वो हैं उनके नाम वगैरह नहीं याद होंगे अभी आपको, जब तक आप क्लिनिकल पढ़ेंगे नहीं, ठीक है ना। तो इसको मैं थोड़ा अभी सिलेक्टिव बताऊंगा, लेकिन अभी ये जो है ना, रुके मैं आपको तरीका बताता हूँ जिससे ना हो जाएगी। अच्छा रुके पेज नंबर 1 है, ठीक है इसका। तो माइक्रोब्स दैट कॉज इन्फेक्शंस, ये आप पढ़ते रहना, ठीक है ना। इसकी स्ट्रक्चर हो गई, मेथड्स ऑफ रेप्लिकेशन, ये आपका हो गया एफएससी वाला, ठीक है। और टर्मिनोलॉजी बिल्कुल नहीं पढ़नी, ठीक है। यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, टेबल नंबर 1.3 इसकी टेबल ये अहम है। उसके बाद टेबल नंबर 1.2 यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है आपका, डिफरेंस बिटवीन वायरसेस एंड बैक्टीरिया, ठीक है। या यूँ इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन वायरसेस एंड सेल्स, ठीक है ना, नॉर्मल सेल, ठीक है। तो ये यू के बनता है आपका। तो ये 8 के 8 बल्कि 9 है, 9 के 9 पॉइंट्स लिखने हैं आपने। अच्छा, इनको सिंप्लीफाई करके बताऊँ कैसे करना होता है, मतलब ये ऐसी टेबल्स का जिसमें स्ट्रक्चर्स का डिफरेंस हो। इसमें पहले पहले आप ये देख लेकर कि बाहर बाहर कौन सा स्ट्रक्चर है। सेल वॉल है ना, तो सेल वॉल बैक्टीरिया में होती है, वायरसेस में नहीं होती। फिर उससे अंदर आए, सेल मेम्ब्रेन यहाँ होगी, यहाँ नहीं होगी। फिर उससे अंदर इंटरनल सेल मेम्ब्रेन या जो भी, ठीक है, वो होगी, वो नहीं होगी। फिर उसके अंदर साइटोप्लाज्म, फिर उसके साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेलीज पड़ी हैं उनके बारे में जिक्र। फिर उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जिक्र, फिर उसके बाद न्यूक्लियस का जिक्र, फिर न्यूक्लियोलाई का जिक्र। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके ना बाहर से अंदर की तरफ आना जाना होता है, और 9 पॉइंट्स आपके बन जाएंगे यहाँ से, ठीक है। इस तरह से याद करेंगे तो आपको याद रह जाएगी टेबल, रिटेन कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में शेप साइज़ आपने करनी है। फिर सेल वॉल, ये फिर जो डायग्राम्स बने हुए हैं 2.1 के ऊपर, इसकी एक एक एग्जांपल अगर अभी याद होती है, वैसे नहीं होती तो कोई बात नहीं, असेसमेंट में चीटिंग कर लेना अगर आ भी गया इस टाइप का सवाल, ठीक है। वरना अभी कोई बात नहीं, जब आप क्लिनिकल कर लेंगे ना, ये आपको फिंगर टिप्स पे आएंगी ये चीज़ें, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। हाँ, अब जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना, याद करने का तरीका इसका ये, अब फिगर नंबर 2.3 है, वहाँ पे लेबलिंग की हुई है, ठीक है, अच्छी सी, ठीक है। उसके बावजूद भी कुछ और चीज़ें हैं लेबल करने वाली, वो आप कर लेना। इसमें मेटाबोलाइट्स हैं, एमोर्फस मैट्रिक्स हैं और न्यूट्रन ग्रेन्यूल्स, साथ साथ लेबल करते रहें, ताकि आपको थ्योरी करने की ज़रूरत ना पड़े और डायरेक्ट डायग्राम देख के ही आपको सब चीज़ें समझ आ जाएँ, ठीक है ना। टाइम बचाएँ अपना, ये करना है। फिगर 22.2 मैंने कभी नहीं की ना, मुझे पता है क्या, ठीक है। और फिर टेबल 2.1 है बैक्टीरियल स्ट्रक्चर्स, ये भी मैंने कभी नहीं की, ठीक है, बस थ्योरी की थी। अच्छा, शुरू अब ये वाला चैप्टर है ना, इसकी शुरू में थ्योरी आपको लाजमी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। और आपको एक टिप ये दूँ कि थ्योरी में जो चीज़ है ना, वो आप फिर डायग्राम्स के अंदर मेंशन करते जाएं, छोटा छोटा लिख के ना, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब रिवाइज करें तो सिर्फ डायग्राम्स को देखें, थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। फिर टेबल नंबर 2.2 है ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के दरमियान फ़र्क, ठीक है। ये बहुत पेट क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। फिर उसके बाद फिगर नंबर 2.4, इसके अंदर लेबलिंग करें मज़ीद आप, ठीक है ना। लिपोटिकोइक एसिड और टिकोइक एसिड के अंदर दरमियान क्या फ़र्क है, इस चीज़ को लेबल करें, ठीक है। टिकोइक एसिड और ये किस चीज़ के पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है। ग्लाइसरॉल, फॉस्फेट, राइबिटॉल और ये चीज़ें, इन चीज़ों को ना आप यहीं पे ही मेंशन कर दें, ताकि आपको थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। इसी तरह ही फिगर नंबर 2.5, फिर ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर आपका, उसमें प्रैक्टिकल बुक पढ़ लेना या यहीं से कर लेना है, बहुत आसान, ठीक है। फिर फिगर नंबर 2.3 बहुत अहम सवाल है, बहुत अहम सवाल है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है ये। पूरी टेबल 6 के 6 ऑर्गेनिजम्स के समेत याद करना है आपने, ठीक है। जब एक दफ़ा आप क्लिनिकल पढ़ लेंगे उसके बाद ये बहुत आसान लगेगी, अभी फ़िलहाल मुश्किल लगेगी, ठीक है। लाइव पॉलीसेकेराइड्स हैं। फिगर नंबर 2.6 एंडोटॉक्सिन की, इस ये डायग्राम वैसे आती नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिस कर लेना इसकी अच्छे से, ठीक है। और इसकी लेबलिंग ख़ास तौर पर, और इसी के अंदर ही कुछ पॉइंट्स ऐड करना ताकि डायग्राम ही देख लें आप। फिर आगे आएंगे छोटे छोटे हेडिंग्स के साथ, ठीक है। जैसे साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर राइबोसोम्स, ग्रेन्यूल्स, न्यूक्लियोइड है, ठीक है। और ये चीज़ें अब इन्हीं
पैराग्राफ्स, छोटे छोटे पैराग्राफ्स को याद करने से या इनको दोबारा पढ़ने से रिवीजन में बेहतर है कि आप ऊपर ही थोड़ा सा जो उसके अंदर जो हाईलाइटेड जो पॉइंट है ना, जो असल बताना चाह रहा है बुक वाला, ठीक है, वो लिख लें। जैसे अब मैं फॉर एग्जांपल आपको वो बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। ग्रैन्यूल्स में आ जाएँ। ग्रैन्यूल्स में क्या है, वॉल्यूटन मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स हैं, रेड कलर के होते हैं एमबी डाई में, ठीक है, और मेटाफॉस्फेट्स होते हैं, ठीक है ना। और ये किस में होते हैं, कोराइनोबैक्टीरियम डिप्थीलिया, ठीक है। ये सब चीज़ें ग्रैन्यूल्स की हेडिंग के सामने आप मेंशन करने, नीचे पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। इसी तरह से सारा करते हैं। और प्लाज्मिड बहुत अहम है, इसकी टाइप्स, ठीक है, और इसकी मतलब एग्जांपल, इसके ऊपर कौन कौन से जीन्स होते हैं किस किस चीज़ के लिए, ये बहुत अहम है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, बता रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रांसपोजोन्स भी अच्छा मतलब वो है अच्छा टॉपिक है, अहम है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर आउटसाइड द वॉल, इसमें फिर वही बात कैप्सूल फ्लैजेला, इसमें थोड़ा थोड़ा पॉइंट ऐड करते जाना उसके हेडिंग के साथ ही, ताकि आपको थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। बैक्टीरियल स्पोर्स में आप टेबल नंबर 2.5 कर लेना, बहुत अहम है, ठीक है। फिर ग्रोथ साइकिल और ये कर्व, ग्रोथ कर्व जो है ये बहुत अहम है। एनरोबिक और एरोबिक फैकल्टेटिव एनारोब, सॉरी, ठीक है। इनकी डेफिनेशंस अहम है। आयरन मेटाबॉलिज्म, इसमें एक चीज़ सिडोरोफोर्स हैं, वो आपने करना है, ठीक है। उस मतलब नाम याद कर लेना, ये भी कोई चीज़ होती है, पता होना चाहिए, इन टच रहें इनके, डिटेल से करने की ज़रूरत नहीं, बस ग्रोथ साइकिल डिटेल से कर लें। और इनकी वो एग्जांपल्स, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, मतलब इन सारी चीज़ों के ना एग्जांपल हो साथ एक एक। जेनेटिक्स अहम चैप्टर है, ठीक है। इसमें म्यूटेशन की टाइप्स का सवाल आता है काफ़ी, और ये सवाल रिलेट करता है आपकी जनरल में जो वो है जेनेटिक्स वाला एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। वहाँ अक्सर आता है कि ना म्यूटेशन, डिफाइन म्यूटेशन एंड राइट इट्स टाइप्स, ठीक है। तो वो यहाँ से आप कर लें या वहाँ से कर लें, एक ही बात है, ठीक है। तो ये करना है आपने। फिर ये एक्सरे वगैरह कैसे म्यूटेशन कॉज करते हैं, ये भी कर लेना। फिर ट्रांसफ़र अगले पेज पे, पेज नंबर 19, यार सॉरी मैं पेज नंबर नहीं मेंशन कर रहा, साथ साथ कोई बात नहीं, आप एडजस्ट कर लेना, अच्छे बच्चे हैं आप। पेज नंबर 19 है ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए विद इन बैक्टीरियल सेल्स, बहुत अहम क्वेश्चन, हाँ, बहुत अहम क्वेश्चन। विद इन बैक्टीरियल सेल्स और बिटवीन बैक्टीरियल सेल्स, सॉरी, ठीक है। विद इन बैक्टीरियल सेल नहीं है इतना उसमें है प्रोग्राम रीअरेंजमेंट्स, ठीक है। वो 3 ऑर्गेनिज्म देते हैं, BGT बजट, ठीक है, याद रखना। बोरेलिया रिकरेंटिस, नाइसीरिया गोनोरिया, और टी से ये कोई प्रोटोजोआ है, मुझे लगता है टॉक्सोप्लाज्मा है, नहीं ट्रैपनोसोमा है, स्लीपिंग सिकनेस जो कॉज करता है, ट्रैपनोसोमा, ठीक है। ये 3 ऑर्गेनिज्म देते हैं, ये याद रखना, इसकी डेफिनेशन याद रखना, इसका कंसेप्ट सिर्फ, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए बिटवीन बैक्टीरियल सेल्स, बहुत अहम क्वेश्चन है। कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, ये तीनों चीज़ें बहुत अहम है। इसकी डायग्राम बहुत फजूल से बनी हुई है, फिगर 4.2, इसको अच्छा सा नेट से देख लेना, या FSC मैट्रिक वाली डायग्राम बहुत बेहतर है इससे, ठीक है। टेबल भी कर लेना कंसेप्ट के लिए, ठीक है। और इनकी डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। और रिकम्बिनेशन है अगले, होमोलोगस रिकम्बिनेशन, नॉन होमोलोगस, ये भी पढ़ लेना, ठीक है। क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर छोड़ दें। नॉर्मल फ्लोरा अच्छा, फिर आपके लिए एक मुश्किल बात है ये नॉर्मल फ्लोरा, क्योंकि आपने क्लिनिकल नहीं पढ़ी हुई अभी, इसीलिए आपको बैक्टीरियाज के नाम नहीं आएंगे, जिसकी वजह से आपको ये सही तरीके से नहीं याद रह पाएगा, ठीक है। इसमें अब मैं आपको बताता हूँ, नॉर्मल फ्लोरा की डेफिनेशन करनी है, कमेंसल्स है वो पढ़ लेना, मतलब जो जो हाईलाइटेड है ना बुक के अंदर ही, उनको अच्छी तरह से करना, ठीक है। ह्यूमन माइक्रोब, कैरियर स्टेट, कॉलोनाइजेशन क्या होती है, और कॉलोनाइजेशन रेजिस्टेंस, ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। और एक और यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है टेबल नंबर 6.2, ठीक है, जिसमें था कि ना ओरोफेरिंक्स की नॉर्मल फ्लोरा लिखें, ठीक है। ओरोफेरिंक्स में अब हमारे पास क्या क्या चीज़ आ जाती है, माउस भी आ जाता है, डेंटल प्लेक्स भी आ जाते हैं, जिंजाइवल क्रीविसेस भी आ जाती हैं, ठीक है ना। तो ये 3 चीज़ें मिक्स करके इनका लिखना होता है आपने, ठीक है। तो जब क्लिनिकल पढ़ेंगे तब आपको ये बहुत आसान लगेगी, अभी आप याद करना चाहते रट्टा मारना चाहते हैं मार लें, वरना कोई मसला नहीं है, चीटिंग वैसे आपने करनी है, ठीक है। फिर इसके बाद ह्यूमन माइक्रोबायोम, इसकी डेफिनेशन कर लेना बस। फिर नॉर्मल फ्लोरा ऑफ स्किन, ये फिर ये आगे कुछ ना करना, सारी टेबल है। हाँ, टेबल में 6.3 कर लेनी है, आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा कौन से बैक्टीरियोइड्स होते हैं, बैक्टीरियोइड फ्रेजाइलिस, ठीक है ना। कोलोन का जो फ्लोरा है, ठीक है, 10 पावर 10 और 10 पावर 11 ये होते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड मोस्ट कॉमन वैसे ई कोलाई होता है, अब यहाँ पे पता नहीं और भी लिखे हुए हैं, ठीक है। कोलिफॉर्म्स जो हैं ई कोलाई, लेकिन ये दरमियान में वाले याद कर लेना ज़्यादा डिटेल से, ठीक है। फिर उसके बाद अच्छा, एक बात मेरी वैसे याद रखना कि ना वेजाइना में लैक्टोबैसिलस होता है, ठीक है, जो वेजाइना के pH कम कर देते हैं, इनके एसिडिक। अच्छा, फिर उसके बाद पैथोजेनेसिस है, पैथोजेनेसिस वाला चैप्टर फिर अहम चैप्टर है, लेकिन अभी आपको सही तरीके से नहीं याद रह पाएगा, क्योंकि आपने क्लिनिकल नहीं पढ़ी हुई। इसमें बेसिक प्रिंसिपल्स में वायरलेंस यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है जो आया हुआ था,
वायलेंस और वायलेंस फैक्टर्स, डिफरेंस बिटवीन वायलेंस और वायलेंस फैक्टर, व्हाट आर वायलेंस फैक्टर, इस किस्म का कोई सवाल आया हुआ था। ठीक है, जो भी हाईलाइटेड चीज़ें हैं ना उनको पढ़ लेना, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, बस जनरल कंसेप्ट होना चाहिए, ज़रूरी नहीं आप पढ़ो पूरा पूरा और ये वो। हाउ डू पीपल गेट इन्फेक्शियस डिजीज़, कभी नहीं पढ़ा मैंने। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया इन्फेक्शन कभी नहीं पढ़ा मैंने, लेकिन आपको एपिडेमिक, पेंडेमिक और एंडेमिक के दरमियान फ़र्क आना चाहिए, ये आपको वैसे ही आता होगा। ठीक है, उसके बाद कॉलोनाइजेशन वही रिपीट हुआ है। अच्छा, स्टेजेस ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेंस, आपको एक बात बताता हूँ। ठीक है, ये कहीं भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन हमारे पेपर में ये चीज़ आई हुई थी। ठीक है ना, स्टेजेस ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेंस, और ये देख के मैंने कहा ओ माय गॉड, अब मैं क्या लिखूँ इसके बारे में। ठीक है ना, फिर मैंने तो खैर जनरल कंसेप्ट लिखा था, 3-4 पॉइंट लिखा था मैं, लेकिन इसके हैं 7 पॉइंट। ठीक है, और ये डिटेल से लिखा हुआ है, ट्रांसमिशन ये 7 पॉइंट्स पूरे आपने याद करने हैं, अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि हमारे पेपर में आया हुआ था। आपके लिए तो पास क्वेश्चन होगा, हमारे लिए नहीं था ये पास क्वेश्चन। ठीक है, फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस, ये ना करना बिल्कुल। ठीक है, इसके टेबल नंबर 7.1 अगर थोड़ा सा याद रह जाता है तो कर लेना। फिर इसके बाद 7.2 अहम टेबल है, ये करना, मेन ये टेबल है अच्छी, इसके बारे में कि ना वर्टिकल ट्रांसमिशन और अच्छा हाँ, इसके दरमियान फ़र्क आना चाहिए आपको, वर्टिकल ट्रांसमिशन और हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन के बारे में। ठीक है ना, वर्टिकल होती है जो मदर से चाइल्ड से के मतलब मदर से चाइल्ड में ट्रांसफ़र हो जाए जो डिज़ीज़। ठीक है, प्लेसेंटा के ज़रिए या ब्रेस्ट मिल्क के ज़रिए या फिर कोई भी इन्फेक्शन। ठीक है, या ड्यूरिंग बर्थ। ठीक है, बर्थ के नाम है ये, आपके 7.2 के अंदर पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल होती है वो बाकी सब। ठीक है, ये टेबल याद कर लेना, बाकी आपसे नहीं याद होगा, बस छोड़ें बाकी को, वो यूँ नहीं याद होगा क्योंकि आपने वो नहीं पढ़ी इसके अंदर। अच्छा, फिर इन्वेजन, इन्फ्लेमेशन एंड इंट्रासेलुलर सर्वाइवल, ये पेज नंबर 37 में है। ये कुछ अच्छा बैक्टीरिया कैसे अटैक करते हैं बॉडी के ऊपर। ठीक है ना, उसके अंदर जो एंडोटॉक्सिन्स होते हैं वो कैसे एक्ट करते हैं, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखे हुए हैं। ये अगर आप अभी ना करें तो बेहतर है। ठीक है, क्योंकि आपने आगे जाके कर ही लेने हैं ये। ठीक है, क्लिनिकल में तो अभी आपसे मुझे नहीं लगता हूँ। ठीक है, टेबल 7.8 देख लेना। और मेन फीचर ऑफ एंडोटॉक्सिन एक्सोटॉक्सिन, पेज नंबर 39 टेबल 7.9, ये बहुत अहम है, बहुत अहम है। इसके सारे 10 के 10 पॉइंट्स अहम है, आपने रट्टा मार लेना है इसका, एक्सोटॉक्सिन एंडोटॉक्सिन के दरमियान फ़र्क। ठीक है, और 7.1 फिगर नंबर देख लेना, इससे आपको ये हो जाएगा कि आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की समझ आ जाएगी। ठीक है, इसकी डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लेना फिगर नंबर 7.1 के नीचे जो छोटा सा लिखा हुआ है। ठीक है, इससे ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। फिगर 7.1 करने के बाद आप फिगर 7.2 करना, फिर उसके बाद फिगर 7.3 करना। ठीक है, और उसके बाद आप आ जाना टेबल नंबर 7.11 के ऊपर, जो है पेज नंबर 41 के ऊपर, उसको आप 4 पॉइंट्स हैं ये देख लेना। ठीक है, तो आपका यूँ तैयार हो जाएगी ये टेबल आसानी से। ठीक है, फिर उसके बाद टेबल 7.12 है, इसको भी देख लेना अगर दिल करे तो, वरना कोई मसला नहीं है। इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल एक्सोटॉक्सिन्स, ये फिर एग्जांपल्स हैं, ये फिर आपको आप वो पढ़ेंगे तो फिर हो जाएगा, वरना अभी ना करें कोई बात नहीं। ठीक है, इसके अलावा आगे एंडोटॉक्सिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन, फिगर नंबर 7.4, ये अहम है, इसको आप कर लेना। और ये बहुत अच्छा दिया हुआ है यहाँ पे, ये जो UHS जैसे मांगती है ना कि ऐसे बना के दो हमें, वैसे का वैसे लिखा है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंडोटॉक्सिन आ गया ना अगर क्वेश्चन, तो ये आप बनाएं, आपको 5 नंबर पूरे मिलेंगे इसके। इफेक्ट्स ऑन ऑफ एंडोटॉक्सिन, ये उसी के अंदर ही आ जाता है, ये जो टेबल बनी हुई है ये देख लेना। बाकी और कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना यहाँ से। ठीक है, टिपिकल स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ पेज नंबर 47 पे हैं, ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड, प्रोड्रोम पीरियड और स्पेसिफिक डिजीज़ पीरियड और रिकवरी पीरियड, ये 4 पीरियड्स हैं, ये आपने लिखने हैं। ठीक है, और कोट्स पोस्टुलेट है एक। ठीक है, 48 पेज नंबर के ऊपर हाईलाइटेड हुआ है, इसलिए पढ़ लेना, वरना आज तक कोई सवाल तो नहीं आया इसके बारे में। होस्ट डिफेंस नहीं करना आपने, इम्यूनो का सवाल। आगे लैब डायग्नोसिस हैं, लैब डायग्नोसिस मैंने नहीं की कभी, लेकिन ये होता नहीं, इसमें से कुछ ना कुछ करना होता है आगे। अच्छा मैं बताता हूँ, इसमें लैब डायग्नोसिस है ना, इसमें टेबल नंबर 9.1 कर लेना कि ना कैसे हम वो करते हैं इसको, स्पेसिमेन कैसे लिखते हैं। इसके सिर्फ पार्ट के ना ऊपर एक लाइन बना देना जिसके ऊपर लिखना ऑब्टेन, स्टेन, कल्चर, आइडेंटिफाई यूजिंग अप्रोप्रिएट टेस्ट, एंटीबॉडी, अगर वहाँ से नहीं आइडेंटिफाई हो रहा तो एंटीबॉडी टेस्ट, एंटीबॉडी पता नहीं क्या टेस्ट अब, हाँ एंटीबॉडी ससेप्टिबिलिटी टेस्ट, सॉरी अब मैंने पढ़ा है। तो ये आप ये एक वो बना लेना, इसी को याद कर लेना, बाकी टेबल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसी तरह हाउ टू डायग्नोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कल्चर इज़ नेगेटिव, जब कल्चर नेगेटिव है तो हम कैसे वो करेंगे, तो इसको भी पढ़ लेना, ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है आई थिंक।
अच्छा, फिर टेबल नंबर 9.3 फिर मसला होगा आपको, क्योंकि आपने क्लिनिकल नहीं पढ़ी हुई, इसलिए आपको नहीं समझ आएगी इस टेबल की। वैसे है ये टेबल बहुत अहम और यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, लेकिन अभी आप ना याद करें, अगर नहीं दिल कर रहा तो ठीक है, वरना कर लो तो कर लो। रिटेन नहीं रहेगा लेकिन आपको, पक्की बात है। फिर उसके बाद यहाँ से अहम है कि ना इम्यूनोलॉजिकल मेथड से आगे, ठीक है, ये सारा अहम है न्यूक्लियर एसिड बेस मेथड तक, एंड तक मतलब, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टेस्ट हम करेंगे, क्योंकि आगे आती हैं पेपर में अक्सर लैब डायग्नोसिस के ना, ये डिजीज़ हो गई, इसकी लैब डायग्नोसिस क्या होगी, ठीक है। तो आपको इनके नाम आते हैं कि हाँ भाई, और ये भी पता, ये आप इम्यूनोलॉजी में पढ़ेंगे कि इनके वो प्रिंसिपल्स क्या होते हैं टेस्ट के, ठीक है। वो फिर इतने कोई अहम नहीं है, लेकिन आपने मतलब पेपर में नहीं पूछा, लेकिन आपको जनरली पता होना चाहिए, ताकि आप ना लैब डायग्नोसिस बहुत आसान तरीके से लिख सकें पेपर्स के अंदर, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म तो नहीं होता जिसकी लिखनी होती है, 100 ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी लिखनी है आपने, ठीक है। उसके बाद ये फार्मा है, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन चैप्टर नंबर 10, ये फार्मा है, ये नहीं करना, चैप्टर नंबर 11 भी नहीं करना आपने। बैक्टीरियल वैक्सीन चैप्टर नंबर 12, यहाँ से हमारे से वाईवे में क्वेश्चन पूछा था, अभी आप नहीं करना चाहते तो बिल्कुल ना करें। चैप्टर नंबर 13 बहुत अहम, टेबल नंबर 13.2 से हमारे कोई 2-3 MCQs आए हुए थे पेपर में, ठीक है ना, और इसको आपने कर लेना है, ये पूरा चैप्टर आपको करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपकी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। आगे क्लिनिकल बैक्टीरिया है, 14 MCQs है, 19 नहीं है उसमें, 14 MCQs आने हैं वहाँ से, और इसको भी बहुत अच्छे तरीके से करना है, ये मैं आपको तरीका बताऊँगा कैसे करना है। बस यही था।